नमस्कार, मैं हूं प्रसून। यूरेनियम सहित परमाणु सामग्री की काला बाजारी पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर चिंता जताई है। पिछले हफ्ते वियना में हुए चौथे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में पता चला कि केवल 145 देश ही रेडियो एक्टिव मटेरियल चोरी की रिपोर्ट करते हैं। खतरों और सुरक्षा खामियों के लिहाज से भारत भी बेहद संवेदनशील देशों में आता है। परमाणु सामग्री सुरक्षा वाले अव्वल देशों में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड का नाम आता है, जबकि परमाणु सामग्री की सुरक्षा में पिछड़े देशों में उत्तर कोरिया, ईरान, भारत, पाकिस्तान, रूस आते हैं। पिछले हफ्ते वियना में हुए चौथे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में ये बातें सामने आई, जहां केवल 145 देश रेडियो एक्टिव मटेरियल चोरी की रिपोर्ट करते हैं। परमाणु सामग्री की चोरी और परमाणु विस्फोटक की आशंका अब दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। IAEA की माने तो साइबर हमलों से लड़ने के लिए अब दुनिया को नए सुरक्षा कार्यक्रम चाहिए। पिछले साल यानी 2023 में दुनिया भर के 31 देशों में कम से कम 168 बार परमाणु और रेडियोधर्मी सामग्री की चोरी या गुम होने की घटनाएं सामने आई। इनमें से 6 वारदातों पर तो गंभीर रुख अपनाना पड़ा, जो आतंकियों की परमाणु सामग्री तक की पहुंच दिखाती हैं। वियना बैठक में यह भी बात सामने आई कि 2003 में स्लैमर वर्ग के एक परमाणु संयंत्र का कंप्यूटर संक्रमित हो गया था। 2014 में हुआई नो न्यूक्लियर पावर ने कोरियाई परमाणु संयंत्र हैक किया। उत्तर कोरिया के लाजरस ग्रुप ने 2019 में भारतीय परमाणु संयंत्र में मैलवेयर डाला। साल 2014 में ISIS ने मौसूल विश्वविद्यालय की परमाणु सामग्री पर कब्जा कर लिया। साल 2016 में ISIS की यूके और यूरोप पर परमाणु हमले की योजना बनाई गई। नॉर्थ कॉकस के आतंकियों ने एक परमाणु पनडुब्बी जब्त करने की भी कोशिश की। एक जापानी की ग्रुप ने परमाणु हथियार हासिल करने का प्रयास किया। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि साइबर हमलों से लड़ने के लिए नए सुरक्षा कार्यक्रम चाहिए। नॉर्थ कॉकस ने आतंकियों की एक परमाणु डिब्बी जब्त करने की कोशिश की। यूरेनियम सहित तमाम परमाणु सामग्री का गलत इस्तेमाल डर्टी बम बनाने के लिए किया जा सकता है, जो दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया को आतंकियों के परमाणु हमलों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। साथ ही बताया है कि आतंकी डर्टी बम बनाने के बेहद करीब हैं। 2023 में 31 देशों में 168 चोरी के मामले आए। आपको बता दें कि बीते 30 साल में 4243 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए। कुल मामलों में 350 बेहद गंभीर थे। IAEA को डर है कि चोरी किए गए यूरेनियम से डर्टी बम बनाए जा सकते हैं, जो रेडियोधर्मी प्रदूषण फैला सकते हैं। खतरा यह है कि 1 टन प्राकृतिक यूरेनियम से 5.6 किलोग्राम के हथियार ग्रेड यूरेनियम बन सकते हैं। हिरोशिमा में अमेरिका ने 64 किलोग्राम यूरेनियम वाले एटम बम का इस्तेमाल किया था। हालांकि भारत अपनी परमाणु सामग्री की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठा रहा है, लेकिन पिछले 3 वर्षों की घटनाएं बताती हैं कि भारत को न्यूक्लियर मटेरियल की कालाबाजारी रोकने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे, उसमें कहीं न कहीं चूक हो रही है। जून 2021 में झारखंड में 6.4 किलोग्राम यूरेनियम के साथ 7 लोग गिरफ्तार हुए। मई 2021 में 7 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम बेचने की कोशिश में हुई गिरफ्तारी। फरवरी 2022 में नेपाल में 2 भारतीयों सहित 8 लोग यूरेनियम जैसा पदार्थ बेचते पकड़े गए।
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गौड़, रक्षा विशेषज्ञ, अनुज अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ जी। परमाणु सामग्री की सुरक्षा किसी भी देश का राष्ट्रीय मामला हो सकता है, लेकिन हथियारों से होने वाले संभावित नुकसान की पृष्ठभूमि में यह एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता है। तो भारत कैसे दुनिया का नजरिया बदलेगा? प्रसून जी, ऐसा है, देखिए, भारत एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है जो अपना जो न्यूक्लियर जितना उसका जो चाहे वो फिसल मटेरियल है, चाहे वो वेपन ग्रेड मटेरियल है, चाहे दूसरा है जो ये अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने के लिए, उसका जो भी है वो उसको बड़े तरीके से और बड़े संभाल के रखा हुआ है, उसके ऊपर उनकी निगरानी है। ये एक तो इंसिडेंट जो आपने बताए, देखिए ऐसा होता है कि भारत में अभी तक आपने देखा सिर्फ 2-3 इंसिडेंट ही हुए हैं। ये यहाँ पे अमेरिका अगर आप देखें वहां तो बहुत इंसिडेंट हुए। ये चलता रहता है, जब एक इंसिडेंट होता है उसके बाद जो जहाँ पे सुरक्षा की चूक होती है उसको वो फिर वहां से टाइट कर दिया जाता है। तो ये जो चीज अनिल गौड़ जी, मेरा कहना है कि 2021 में झारखंड में 6.4 किलोग्राम यूरेनियम के साथ 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। बहुत बड़ी बात है। 2021 में मई 2021 में 7 किलोग्राम प्राकृतिक यूरेनियम बेचने की भी कोशिश हुई खुले बाजार में, और फरवरी 2022 में नेपाल में 2 भारतीयों सहित 8 लोग यूरेनियम जैसा पदार्थ बेचते हुए पकड़े गए थे। मतलब ये है कि इतनी भारी मात्रा में यूरेनियम की अगर चोरी चकारी हो रही है, काला बाजारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एजेंसियों की चूक है। इसको मानने में क्या दिक्कत है अनिल गौड़ जी? ऐसा है, देखिए, अब आप कह रहे हैं कि नेपाल में ये जो भी इंसिडेंट आप बताते हैं, पहले तो आपने ये आपने तहकीकात की कि ये क्या भारत से निकला था? नहीं, झारखंड की भी बात कर ली जाए। देखिए, कुछ चीजों पे सच्चाई स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। झारखंड में भी 6 किलो पकड़े गए। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई ऐसी चूक होती है तो उसके बाद में सारे सिस्टम दोबारा देखे जाते हैं कि कहाँ से चूक हुई है। पर ये जो बेचने का मामला आप नेपाल की बात कर रहे हैं और दूसरा कर रहे हैं, आपने क्या इसको पता लगाया कि क्या ये भारत का यूरेनियम था या कि बाहर से है? क्योंकि देखिए ऐसा है, आज दुनिया के अंदर ये जो न्यूक्लियर फिसल मटेरियल है, ये हर एक जगह से कहीं ना कहीं से ब्लैक मार्केट में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके से आ रहा है। आपको मैं यही बता रहा था कि अमेरिका में देखिए कितने इंसिडेंट हो चुके हैं, रशिया में कितने इंसिडेंट हो चुके हैं, और उसके अलावा जो ये पहले जो CIS कंट्रीज थे उसके अंदर कितने इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पे न्यूक्लियर फिसल मटेरियल जो है वो गुम हो गया है। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इसको समझने के लिए अनुज अग्रवाल जी साइबर एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, ये समझना चाहते हैं कि साइबर के सहारे, जैसे डार्क वेब है, उसके सहारे आतंकी अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं। तो हमारी सरकार की कहाँ चूक हो रही है, या अपने प्रोसेस को कैसे हम लोग फुल प्रूफ बनाएं? अनुज जी, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद का बाजार है, जिसमें यूरेनियम की तस्करी भी एक तरीका है उसको बढ़ाने का, उसमें सारा ट्रांजैक्शन डार्क वेब के थ्रू हो रहा है। और डार्क वेब के ऊपर जो करेंसी है वो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन है, जिसके माध्यम से वर्चुअली, यानी बिना एक दूसरे के आमने सामने आए मुलाकात किए हुए, लोग जो हैं सामान को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और उसका पेमेंट भी वर्चुअल करेंसी में कर सकते हैं। वर्चुअल करेंसी चूंकि फिजिकल यानी कोई एक्सचेंज नहीं है, उसमें कोई नोटों का या बैंकों के माध्यम से आदान प्रदान नहीं है, तो ये सब कालाबाजारी और आतंकवाद के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको बढ़ाने में बहुत मदद मिल रही है। जहां तक हमारी सरकारी एजेंसीज का सवाल है, तो मुझे लगता है कि तकनीकी के मामले में अभी हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, और इस पे निगाह रखने के लिए कोई डेडिकेटेड एजेंसी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ अदरवाइज परमाणु पर काम करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या इस तरह की दूसरी एक्सपर्ट एजेंसीज हैं जो कि परमाणु रिसर्च पर काम करती हैं और नई नई तकनीकी का विकास करती हैं,
लेकिन इसमें जो काला बाजारी हो रही है, जो यूरेनियम की तस्करी हो रही है या और उस टाइप के काम हो रहे हैं, उस पे निगाह रखने के लिए अभी कोई डेडिकेटेड एजेंसी नहीं है, ना कोई एजेंसी टेक्निकली इक्विप्ड है। इस वजह से ये चीज लगातार जारी है और इसमें कहीं ना कहीं चूक हो अनुज रही जी, है अनुज और जी, लोग आगे जा रहे हैं। अनुज जी, जी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसका एक डाटाबेस है जिसको आईटीडी भी कहते हैं, इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस। जी वह इसी तरह के आंकड़ों को जुटाता है और उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है जहां आतंकी अपराधी इस तरह के अपने पैसों को यूरेनियम खरीदने के लिए लगाते हैं या क्रिप्टो करेंसी के जरिए खरीदने के लिए कोशिश करते हैं। तो क्या एज ए साइबर एक्सपर्ट मैं समझना चाहता हूं कि क्या हमारे पास कोई अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए हम जो डार्क वेब है उसको एक्सप्लोर कर सके, पता कर सके? देखिए, डार्क वेब अपने आप में एक बहुत, जिसको हम कहते हैं बदलती हुई टेक्नोलॉजी है। डार्क वेब एक प्रकार से ओनियन की तरह है, प्याज की तरह है, जिसमें सतह और छिलके की तरह टेक्नोलॉजी है। वो बदलती रहती है, वो फिक्स नहीं है। तो उसको जो एक्सप्लोर करना है या उसका इन्वेस्टिगेशन करते रहना है, वो बहुत ही सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली चीज है और तकनीकी रूप से बदलाव होता रहता है। जी अनुज जी, एक चीज और पूछना चाहता हूं अपने दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डार्क वेब और डीप वेब में और सरफेस वेब में क्या अंतर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, सरफेस वेब जिसको हम गूगल के माध्यम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो ऑलमोस्ट फिक्स है और हर चीज का एक आईपी एड्रेस होता है जिससे पता चल जाता है कि वो इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, उसका ओनर कौन है, स्रोत कौन है। जबकि जो डार्क वेब जिसको हम कहते हैं, वो ओनियन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका कोई फिक्स स्रोत नहीं है, ये एक बदलती हुई टेक्नोलॉजी है और प्याज के छिलकों के माफिक इसमें जो सो कॉल्ड आईपी होता है वो बदलता रहता है, जंप होता रहता है। इसलिए वो स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है और उसको पकड़ना, उसको ट्रेस करना कि ये असल में इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, कहां जा रही है, बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो कहता हूं कि कई बार असंभव हो जाता है। इसलिए ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी हैं। डार्क वेब प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन आजकल अपराधी और आतंकवादी इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, नहीं रोक पाने की वजह से ही 2019 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर साइबर हमले का प्रयास किया गया, हालांकि असफल रहा। साल 2020 में एक पाकिस्तानी थ्रेट एक्टर ऑपरेशन साइड कॉपी नामक साइबर जासूसी अभियान का पर्दाफाश हुआ, जिसमें मैलवेयर और फिशिंग ईमेल के जरिए भारतीय सैन्य और राजनयिक कर्मियों को निशाना बनाया गया। फरवरी 2021 में रेड इको नामक साइबर सुरक्षा फर्म ने खुलासा किया कि चीन से जुड़े एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट समूह ने भारत के बिजली क्षेत्र में 10 संस्थाओं को मैलवेयर से निशाना बनाया, जो संभावित रूप से भारत में पावर आउटेज का कारण बन सकते थे। ऐसी जब घटनाएं सामने आ रही हैं अनुज जी, तो भारत सरकार, चूंकि आप भारत सरकार के साथ भी काम कर चुके हैं करीब निकटता से, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्टेप ले रही है भारत सरकार या नहीं ले रही है? देखिए, स्टेप्स तो ले रहे हैं, लेकिन वो स्टेप्स कोई कोऑर्डिनेटेड, जिसको कहते हैं एक टारगेटेड एफर्ट, और उसका कोई आप कह रहे हैं कि एक एजेंसी बनाई जानी चाहिए? बिल्कुल, एक एजेंसी बनाई जानी चाहिए जो इस पर सतत निगाह रखे, 24 घंटे निगाह रखे और जो तकनीकी रूप से दक्ष हो और स्वतंत्र हो काम करने के लिए और एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हो, क्योंकि इसमें समय नहीं मिलता है। जैसे ही आपको पता चला या पता चलने की संभावना है, आपको तुरंत एक्शन लेना होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक नोट बना के आगे भेज दिया और वो नोट और अधिकारी देख रहे हैं, उसमें इतना समय नहीं होता, ये तुरंत काम करने वाली चीज है। तो एक एजेंसी जो बने, जो टारगेटेड रूप से इसी पर काम करे, तकनीकी रूप से दक्ष हो और निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हो, ऑथोराइज्ड हो, ताकि तुरंत निर्णय लेके ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। अनिल गौड़ जी, अगर अनुज अग्रवाल जी साइबर एक्सपर्ट की बात समझी जाए तो ये साफ है कि जो लाल फीताशाही में जो डिसीजन में देरी होती है उसके कारण से भी ये नियंत्रण पाना मुश्किल है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए परमाणु सामग्री की आतंकियों तक पहुंच हो जाती है तो उन्हें कैसे रोकेगी दुनिया, और दुनिया भर में सरकारें कैसे एक्ट करेंगी?
जी ऐसा देखिए, ये जो सवाल है आपका, ये बेसिकली सारी दुनिया इसी के ऊपर सोचने लगी है और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है सबके न्यूक्लियर एजेंसी जो है आपस में, उसका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है कि अगर कहीं से भी कोई भी जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है कहीं से मिसिंग होता है तो ये सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये मिसिंग है। अब जो ये जो अपना हमारे साइबर एक्सपर्ट साहब बता रहे थे, देखिए डार्क वेब में जो ट्रेडिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं से किसी न किसी देश से फिसिल मटेरियल जो है वो बाहर निकल रहा है और वहां से वो उसको किए जा रहा है। तो ये जो सिलसिला है, अब आप एक भारत देश को कहे कि भारत के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है, मैं वही बार बार आपको कहता हूँ कि अभी भारत फिर भी सुरक्षित है। हाँ, जो इन्होंने बात कही, जो हमारे जो हैकिंग की है और ये जो है उसका, और दूसरा साथ में एक एजेंसी का, उसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए हमने ये देखा है कि अनिल गौड़ जी, होना एजेंसी होना जरूरी है, लेकिन अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मान लीजिए जैसे 2014 में ISIS ने मोसूल विश्वविद्यालय की परमाणु सामग्री पे कब्जा जमा लिया। अब उसके ऊपर तो किसी का नियंत्रण नहीं था, तो अमेरिका, रूस, चीन, भारत जैसे देशों के सामने क्या विकल्प बचता है, या उन्हें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, ये समझना चाहते हैं हमारे दर्शक। ये तो सीधी सीधी बात है। देखिए अगर ऐसी बात होगी तो फिर तो उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये उसके अंदर कोई भी कतई नहीं देगा ना जो ये जितने देश हैं, भारत है, अमेरिका है, बाकी दूसरे देश जो हैं, वो ऐसा होने नहीं देना चाहेंगे कि ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट के पास चला जाए, टेररिस्ट के पास चला जाए, जो कि जहां दुनिया को ब्लैकमेल करने के मकसद से उसको इस्तेमाल करे। तो ये तो साफ है, इसके अंदर तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है सब, अगर ऐसी बात होती है। और जनरली इसके अंदर जो पहल है और सबसे आगे जो होता है वो अमेरिकन एजेंसी होती है, क्योंकि उनके पास जो है उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग प्लस उनका जो एक रीच, मैं कहता हूँ रीच जो है वो सबसे अच्छा है। तो वो तो लीड में वही रहते हैं, बाकी जो देश है वो सारे उनके साथ रहते हैं। अब अनिल गौड़ जी, एक सवाल और उभरता है कि मान लीजिए हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां अक्सर कू होता है, सैन्य शासन लग जाता है, काफी उठापटक होती है बीच में, ऐसे मौकों की तलाश में ही आतंकी ग्रुप होते हैं। और अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकी ग्रुप जैसे हमास है, तमाम ऐसे आतंकी संगठन हैं जो इस तरह के हथियार पाना चाहते हैं। उनके लिए पाकिस्तान जैसा देश सुनहरा देश साबित हो सकता है परमाणु हथियार कब्जाने के मुद्दे पे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इंटरफियर करेंगे तो पाकिस्तान रिएक्ट कर सकता है। अमेरिका भी क्या ऐसी स्थिति में है कि वो पाकिस्तान में इस तरह की प्रक्रिया को रोक सके? देखिए ये सवाल जो है अमेरिका से आगे पहले ही उठा था, जब ये जो उसके अंदर उन्होंने जो न्यूक्लियर ट्रिगर है पाकिस्तान का, वो किसके पास है और वो कैसे इस्तेमाल होना है और कैसे उसकी सुरक्षा करनी है, और उसमें उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था कि अगर कोई भी संभावना हुई उस न्यूक्लियर ट्रिगर का मतलब ये है कि जो भी उनके मिसाइल वगैरह या दूसरे जो है हथियार जो है उनका जो एक वो जो सीक्वेंस होता है, जो जिसको कहते हैं हम, उसका फायरिंग सीक्वेंस वगैरह का जो सेट होता है, वो अगर किसी भी हालत में अगर ये आतंकियों के पास जाएगा तो अमेरिका वहां पे मिलिट्री इंटरवेंशन जरूर करेगा। और ये इन्होंने पूरा का पूरा पाकिस्तान को बता दिया था कि देखिए आपका जो है ये कहाँ है, और अमेरिका को पता है ये उसका न्यूक्लियर ट्रिगर किसके पास है, कहाँ है और कहाँ रखा हुआ है। क्योंकि अमेरिका जो है, मैंने जैसे बताया आपको, वो सबसे ज्यादा खतरा जो है वो अमेरिका को है, क्योंकि जो भी आतंकी हैं वो मेरे को लगता है भारत को कम और सबसे पहले टारगेट करेंगे अमेरिका को। क्योंकि दुनिया के अंदर आप किसी भी देश में देख लीजिए, इंपेरियलिज्म के खिलाफ जो है वो अमेरिका के खिलाफ आवाज उठती है। तो इसीलिए मुझे लगता है अनिल गौड़ जी कि पूरी मानवता को खतरा है। अमेरिका में भी अगर बम फूटा तो ये समझ लीजिए पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। अनुज अग्रवाल जी, जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है इस पूरे प्रोसेस में, चाहे साइबर अटैक की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, लगता है कि बिना स्टेट फंडिंग के इस तरह की चीजों को ऑपरेट करना बेहद मुश्किल काम है। तो दुनिया भर के देश भी क्या इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल हैं?
आपने बिल्कुल सही बात की। स्टेट एक्टर्स की एक्टिव सपोर्ट और कनाइवेंस के बिना इस स्तर की तस्करी या इस स्तर के कार्यक्रम नहीं चलाए जा सकते और ना ही वो सफल हो सकते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल को अगर फिजिकली आप कहीं भी ट्रांसफर करेंगे हवाई अड्डों से या सी पोर्ट से, तो वहां पर डिटेक्शन के लिए उनके इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं और जैसे ही हाई रेडिएशन कहीं से निकलेगा वो पकड़ लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें निश्चित रूप से जो विभिन्न देश हैं जिनके पास इस तरह की तकनीक है, वो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं और उनके जो भी दुश्मन या टारगेटेड कंट्रीज हैं उनके खिलाफ काम करने के लिए उकसाते हैं। दूसरा, जिन देशों के पास तकनीकी विकास हो चुका है, जैसे भारत भी उसमें से एक है, तो जिन देशों के पास नहीं है तकनीकी, वो वहां से इसको चुराने के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स को, यानी जो आतंकवादी समूह टाइप के लोग हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिना उनके कनाइवेंस के, बिना उनके सपोर्ट के और जिसको मैं कहता हूं डिप्लोमेटिक चैनल की बिना उपलब्धता के ये संभव नहीं है। अनुज अग्रवाल जी, एक बात तो साफ है कि जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं उसमें तमाम वो देश शामिल हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। समय की कमी के कारण इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।